A very good evening to each and everyone. Today is the fifth day of the faculty development program. We have already finished the series of lecture of Dr. D.N. Sansanwal sir on basics of research, proposal writing and thesis writing. Today we have Dr. Pramod Gupta sir with us and he is going to take class on plagiarism. So I welcome on behalf of everyone and over to you, sir. Okay, thank you, ma'am. Namaskar, myself Dr. Pramod Kumar Gupta. I am guest assistant professor at RI Bhubaneswar. Today I will learn you plagiarism. अभी तक आप यहाँ पर रिसर्च सिनॉप्सिस और थीसिस किस तरह से लिखना चाहिए ये सीख रहे थे. हाउ टू राइट योर सिनॉप्सिस एंड थीसिस. डॉक्टर डी.एन. संसनवाल साहब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सिखा रहे थे. मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. आई वुड लाइक टू से और शेयर ए स्टोरी. I was in my childhood and I participated a story writing contest, and I got a first prize in ceremony. Principal gave me a award and asked with me how you wrote a successful story. I replied him, I was looking you smoothly when you was writing a book from 5 books. मैंने एक कहानी लिखो प्रतियोगिता में भाग लिया, पहला पुरस्कार पाया. सेरेमनी में प्रिंसिपल ने मुझे पुरस्कार दिया और मुझसे पूछा कि कैसे आपने ये एक सक्सेसफुल कहानी लिखी. मैंने उनको जवाब दिया कि इसका इंस्पिरेशन मुझे आपसे ही मिला है, और जब आप 5 किताबें ओपन करके 6वीं किताब लिख रहे थे, तो वैसे ही मैंने 5 मैगजीन्स में कुछ-कुछ स्टोरी ली और एक अपनी स्टोरी बना दी. In childhood, I had not proper knowledge to writing, but when I came at my PhD research, then I learned कि what is matter. उस समय तो मेरा अवार्ड भी वापस ले लिया गया, मुझे पनिश भी किया गया और मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है. लेकिन जब मैं पीएचडी करने के लिए आया, तो मुझे पता चला कि किसी दूसरे के कंटेंट को अपना कंटेंट बताकर वो प्रेजेंट करना अनएथिकल प्रैक्टिस है और फुली इलीगल है. और बहुत बाद में आगे पता चला कि वो शायद कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे थे, वो बल्कि वो लैक्स या गैप्स खोज रहे थे. ही वाज सीकिंग द गैप्स जो उन्हें अपनी बुक में फुलफिल करने थे. मैं बचपन में था, मैं नहीं समझ पाया, बट बहुत आगे चलकर मैंने इस चीज को सीखा. देन आई एम प्रेजेंटिंग माय पीपीटी. मैडम, माय पीपीटी इज विजिबल.
मैडम, my PPT is visible? अब तक नहीं है सर. Screen is not shared. Okay, I am doing. Actually, I am host also, so is creating problem. हाँ सर, हो रही है. Okay. Yes. Okay. Myself, Dr. Pramod Kumar Gupta, and if you have any query about plagiarism, you can send me a message at my WhatsApp number or my mail. What is plagiarism? Actually, plagiarism word came from Latin word plagiar. Plagiar means kidnap, seducing, plundering. Singh BP 2016. Mr. Singh defined the term plagiar. फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में 2016 में इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया प्लेगियर का। और इसका जो अर्थ है वो ये है कि जब भी हम किसी दूसरे के कंटेंट को, दूसरे के क्रिएटिव कंटेंट को अपने नाम से बता के हम ले लेते हैं और उसको प्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज प्लेगरिज्म। Plagiarize means to steal and pass off the ideas or words of another. By Merriam-Webster Online Dictionary 2006. The act of representing as one's own original work the creative works of another without appropriate acknowledge or people's acknowledge other people's ideas and work. Here, not only written work, you can add ideas, you can procedure, anything. और म्यूजिक या मूवी राइटिंग में अक्सर आप लोग प्लेगरिज्म की कंप्लेन सुनते ही रहते हो। तो इसका रिलेशन सिर्फ हमारे रिटन कंटेंट से ही नहीं है, कोई भी ऐसा जेन्युइन आइडिया हो सकता है, कोई भी ऐसा जेन्युइन प्रोसेस हो सकता है जो किसी दूसरे का है और हमने उसको साइट नहीं किया है और डायरेक्टली अपने नेम से हमने उसको प्रेजेंट कर लिया है। This information or definition I have taken from website of the University of Melbourne. बेसिकली इस सब्जेक्ट के साथ एक प्रॉब्लम है, देयर इज a problem. It has not fictitious syllabus. We are exploring this. इस टॉपिक को, इस विधा को कहीं ना कहीं हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम जी रहे हैं और धीरे धीरे हम इसको फिक्स करने के लेवल पे आएंगे। We have many databases, Elsevier, Sage, Rootlag, and we have many Indian databases, और ये सारे के सारे अभी अपनी डेफिनेशंस प्लेगरिज्म की प्रेजेंट करते हैं। मे बी कि टर्निटिन describing another, Sage describing another, Urkund describing some another definitions for plagiarism. But we are taking the definitions of Turnitin. We are looking 10 types of plagiarism. First of all, clone, control C, find, replace, remix, recycle, hybrid, mashup, 404 error, aggregator, retweet. Those classification, those dividation I have taken from the white paper, The Plagiarism Spectrum from Turnitin.com. Turnitin एक सॉफ्टवेयर है और ये प्लेगरिज्म चेक करता है और मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। और इन्होंने
जो प्लेगरिज्म के डेफिनेशंस दी हुई हैं, कितने टाइप के प्लेगरिज्म होते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और हम डायरेक्ट इसी व्हाइट पेपर पे ही चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमें why we should read the plagiarism, why should we should learn, हमें क्यों सीखना चाहिए। हमें इसलिए सीखना चाहिए, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन ए प्लेगरिज्म एक्ट एंड उन्होंने ढेर सारे प्रोविजंस वहां पे किए हैं, इवन पनिशमेंट के भी प्रोविजन किए हैं कि अगर हम अपने रिसर्च वर्क में किसी दूसरे का रिसर्च वर्क बिना साइटेशन के यूज करते हैं तो दिस इज पनिशेबल और हमारा वर्क भी जाएगा और कहीं ना कहीं हमें पनिशमेंट भी मिलेगी। इवन मैं तो ये भी आपको रेकमेंड करता हूँ कि इफ यू आर मेकिंग ए सिनॉप्सिस यू शुड चेक इन योर यू शुड चेक प्लेगरिज्म इन योर सिनॉप्सिस। आपको अपनी सिनॉप्सिस में भी इवन चेक करनी चाहिए। गवर्नमेंट का अभी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि सिनॉप्सिस में भी चेकिंग हो, अभी थीसिस में ही हो रहा है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में वो सिनॉप्सिस में भी कंपलसरी हो जाए तो बहुत ही आश्चर्य नहीं। फर्स्ट टाइप इज क्लोन। You are looking smoothly, submitting another's work word for word as one's own. किसी दूसरे का मौलिक शोध कार्य आप उसी के शब्दों में एज इट इज अपने शोध कार्य में यूज कर लेते हो अगर, तो दिस इज टाइप ऑफ क्लोन प्लेगरिज्म। यू आर लुकिंग those two windows, two पैराग्राफ्स, पैसेजेस, ये आप देख रहे हो यहाँ पे और ये सोर्स है और ये रिसर्च स्कॉलर ने किया है, एज इट इज ही कॉपीड। दिस इज टाइप ऑफ क्लोन। Second type is control C. Control C, you know very well what is control C. Control C means copy. This type of plagiarism contains significant portions of text from a single source without alteration. ये भी क्लोन से मिलता जुलता ही है और सीधा सीधा हम एक सिंगल सोर्स से ले लेते हैं मैटर और उसको अपने वर्क में हम अल्टरेशन भी नहीं करते हैं। जनरली हमको थोड़ा बहुत अल्टरेशन करना चाहिए, अगर हम ले रहे हैं तो हमको थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। और कहीं कहीं हमारी व्यवस्था भी है। व्यवस्था मीन्स सपोज दैट you are doing PhD in literature, so you have to take some content related your laureate related literature, आपको साहित्य से लेना ही पड़ेगा। आप मराठी में कर रहे हो, आप इंग्लिश में कर रहे हो, आप हिंदी लिटरेचर में कर रहे हो, इवन साइंस में भी अगर आप कुछ कर रहे हो और यू गिव some definitions on your variables, some definitions on your keywords, तो यहाँ आपको देना ही होता है। लेकिन अभी इन दिस टाइम ये रिकमेंडेशन किया जा रहा है कि वो आपको थोड़ा बहुत इवन जो आप डेफिनेशंस भी दे रहे हैं वहां उन डेफिनेशंस को डायरेक्टली पूरा का पूरा कोट करने की बजाय यू शुड गिव द जिस्ट विद इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने शब्दों में परिभाषाएं देनी चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से कुछ कोट कर रहे हैं, अगर आप एंगर मैनेजमेंट से कुछ कोट कर रहे हैं और वो मैटर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको मेरा ये रिकमेंडेशन है कि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा आप ले लीजिए और थोड़ा सा
आप अपने वर्ड्स में आपको देना चाहिए। थर्ड टाइप इज फाइंड रिप्लेस, changing keywords and phrases but retaining the essential content of the source। अक्सर हम करते क्या हैं कि चलो कुछ थोड़ा सा ले लेते हैं और इट इज इजी फॉर अस कि we change the some words, we change some keywords and phrases। you are looking here कि यहाँ स्टूडेंट ने ये मैटर लिया और कुछ कुछ इसने ये चेंज किए हैं यहाँ पर, और उसको लगा कि शायद मशीन इट विल नॉट कैच। लेकिन जो मशीन्स हैं दे आर एनेबल विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे हैव मशीन लर्निंग, सो इजीली दे आर कैचिंग। तो ये जो फाइंड रिप्लेस है तीसरे टाइप का, यहाँ हम स्टार्टिंग के समय में जब वी वे नॉट अवेयर about plagiarism, then it was easy for us। बहुत इजी था कि हम एक कंटेंट लेते थे और वहां से कुछ कीवर्ड चेंज करके हम फाइंड रिप्लेस कर लेते थे। बट इन दिस टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। रिमिक्स, पैराफ्रेजेस फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस मेड टू फिट टुगेदर। हमने फाइंड रिप्लेस करके भी देखा और अब हमने सोचा कि हम पैराफ्रेजिंग करते हैं। पैराफ्रेजिंग मीन्स कि वी हैव टेकन सम स्टैंजा, पैराग्राफ्स और कुछ उनके भावार्थ चेंज कर लेते हैं। और जो पैराफ्रेजेस भी हमने किया है वो मल्टीपल सोर्स से किया है। वी हैव नॉट टेकन फ्रॉम सिंगल सोर्स, वी हैव टेकन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस और हमने उसको मेड टू फिट टुगेदर कर लिया। जैसे मैंने अपने बचपन में 5 मैगजीन से थोड़ी थोड़ी स्टोरी ली और एक स्टोरी बना ली थी। तो ये सेम रिमिक्स, यू नो वेरी वेल व्हाट इज रिमिक्स। और ये यहाँ पर एक कैसेट का पिक्चर बना रहे हैं, ये इसलिए कि आपको समझ में आए कि व्हाट इज रिमिक्स। पुराने को नया करना, पुराने कंटेंट को नए अंदाज में डाल देना, वो रिमिक्स है। तो ये चौथे टाइप का प्लैगियरिज्म है। देयर इज ए फिफ्थ टाइप ऑफ प्लैगियरिज्म, रिसाइकल। रिसाइकल बेसिकली आप इन्वायरमेंटल से रिलेटेड वर्ड है और आपको लगता है कि एक यूज की हुई चीज जिसको हम दोबारा अपने यूज करने के लिए बना लेते हैं, बोरोज जेनरसली फ्रॉम द राइटर्स प्रीवियस वर्क विदाउट साइटेशन। यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने लायक बात है, वो ये कि मशीन डू नॉट अवॉइड सेल्फ प्लैगियरिज्म। If you have presented your research work in previous years, पहले अगर आपने अपना ही कोई काम पब्लिश किया हुआ है, तो अगर आप उसको भी विदाउट साइटेशन देते हो अपने वर्क में, तो वो भी प्लैगियरिज्म की कैटेगरी में ले लिया जाएगा। सो दैट आपको इसके प्रति भी अवेयर रहना है। दिस इज हाइब्रिड। हाइब्रिड वर्ड गाड़ियों से जुड़ा हुआ है और अक्सर जो हमारे पास नए नए फीचर्स और इनसे एनेबल्ड कारें आती हैं, इसीलिए इन्होंने हाइब्रिड यूज किया है यहाँ पे। इन दिस टाइप ऑफ प्लैगियरिज्म कंबाइंस परफेक्टली cited sources with copied passages without citation। हम यहाँ पर combines perfectly cited, हमने साइट भी किया है, कॉपीड भी किए हैं, लेकिन साइटेशन प्रॉपरली हमने नहीं किया है। सोर्सेस को तो हमने साइटेड किया है, लेकिन हमने वो लिया कहाँ से है क्लियरली हमने उसको मेंशन नहीं किया है। ये आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं।
There is a seventh type of plagiarism, mashup. Mixes copied material from multiple sources. We take content from multiple sources and we mix and copied, और उसको हम अपने रिसर्च वर्क में इंक्लूड कर देते हैं. दिस इज टाइप ऑफ मैसअप प्लेगरिज्म. ये आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमने अलग अलग सोर्सेस से लिया और उसको मिक्स किया, फिट टुगेदर किया, और उसके बाद में हमने उसको अपने वर्क में यूज कर लिया. This is the eighth type of plagiarism, 404 error. 404 error belong computer. Include citations to non-existent or inaccurate information about sources. आप citation करते हैं लेकिन information appropriate नहीं है, accurate नहीं है. This information of citation is not appropriate, not accurate, which is giving by you in your research work. You can see here in this is source and this is research work. Ninth type is aggregator. Includes proper citation to sources, but the paper contains almost no original work. आपने citation भी किया है, आपने लेकिन मैटर सारा दूसरों से ही लिया है और आपका उसमें कुछ भी वर्क नहीं है. We have many types of research paper typing in this era. हम मानते ही नहीं है कि ओनली 2 टाइप्स के रिसर्च पेपर ही लिखे जा सकते हैं, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव. अक्सर ढेर सारे लोग ये प्रमोट करते हैं कि देयर आर 13 टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर राइटिंग, 12 टाइप्स ऑफ, 10 टाइप्स ऑफ. लेकिन दो ही तरीके होते हैं रिसर्च पेपर मेकिंग के. फर्स्ट आर्टिकल टाइप जो क्वालिटेटिव वर्क से बिलोंग करता है, एंड सेकेंड क्वांटिटेटिव टाइप जो जिसमें कि न्यूमेरिक फिगर्स हैं, कैलकुलेशंस हैं. दो ही तरीके हैं. तो अभी जैसे एक नया न्यू स्टाइल में देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग इजीली a new style of research paper writing in journals. There are many guys who are writing review paper. वो रिव्यू पेपर करके एक नेम देते हैं और उसमें वो पहले से जो प्रीवियस वर्क है, देयर इज ए फिक्स वेरिएबल एंड दे रिव्यू एंड दे टेक ऑल रिव्यूज इन हिज पेपर. वो उन सारे रिव्यूज को अपने पेपर में ले लेते हैं और कहते हैं कि हमने यहाँ पे एक एनालिसिस किया है. तो ऐसे पेपर में उनका अपना कोई भी वर्क नहीं है. वो रिव्यू के थ्रू कहते हैं कि इस वेरिएबल पे काम हुआ है और इस पे हमने सारा रिव्यूज उठा के एक जगह ले लिया है. तो आपने सब कुछ किया, आपने सारा मैटर ले लिया, सोर्सेज भी साइट कर दिए, बट देयर इज नथिंग योर ओरिजिनल वर्क. कुछ भी नहीं है. दिस इज द 10th टाइप ऑफ plagiarism, retweet. This icon is belong with the social media. This type of plagiarism includes proper citation but relies too closely on the text, original wording, and or structure. Includes proper citation, आपने किया है, but relies too closely on the text, original wording, and or structure. You can see here. So those classification or dividation presented by Turnitin white paper
and we come back at our तो दिस क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन हमने टर्निटिन सॉफ्टवेयर के जो उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी डिफाइन की है, हमने इसको वहां से लिया है। और अब हम आते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने springer.com से लिया है। springer.com divided two types of plagiarism. First, sources not cited, and second, sources cited but still plagiarized. यहाँ दो तरह के क्लासिफिकेशन है। टर्निटिन ने अपने क्लासिफिकेशन किए थे, डिवाइडेशन किए थे, और springer.com, Springer is a publisher and renowned database, तो इन्होंने टू टाइप से किए हैं कि ऐसा प्लेगरिज्म इस तरह के, जैसे सोर्सेस नॉट साइटेड, यू आर लुकिंग फर्स्ट द घोस्ट राइटर, देयर आर मैनी थीसिस राइटर्स। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी नॉवेल पर ये एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। अभी एक इंग्लिश राइटर था, उसके नॉवेल्स पे मूवीज भी काफी आ चुके हैं, और एक बेंगलोर की लेडी ने कहा कि ये नॉवेल बेसिकली मैंने इनको लिखा है, मैंने लिख के दिया है, आई एम घोस्ट राइटर। तो वो लोग जो रिसर्च वर्क, दूसरों का रिसर्च वर्क करते हैं और उसके एवज में कुछ पैसे ले लेते हैं, दे आर घोस्ट राइटर। तो उनका कहीं भी साइटेशन नहीं होता है, ओरिजिनल रिसर्च वर्क में उनका कहीं भी साइटेशन नहीं होता है, कहीं भी उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है, क्योंकि दे हैव टेकन देयर कॉस्ट ऑफ राइटिंग ऑफ रिसर्च पेपर और रिसर्च थीसिस। द photocopy, in previous classification we were looking the name clone, remix and copy paste. Here we are looking the photocopy. ये बिल्कुल क्लियर है कि हम जस्ट किसी का मैटर लेते हैं और एज इट इज अपने वर्क में उसको इंक्लूड कर लेते हैं। पुटलॉक में भी यही होता है कि हम लेते हैं और एज इट इज ना लेके थोड़ा थोड़ा लेते हैं, और उसके बाद अपना क्रिएटिव वर्क बोल के हम प्रेजेंट कर देते हैं। पुअर डिस्गुइज, यहाँ भी सेम वही चीज है, जो चीज हम वहाँ फाइंड रिप्लेस करके देख रहे थे, चेंज करके देख रहे थे। द लेबर ऑफ लेजीनेस, जो टाइप है, ये भी इसी तरह का है कि हमने अपना कुछ भी नहीं किया है, दूसरों का सारा मैटर लिया है और उसको यहाँ पे हमने प्रेजेंट कर दिया है। द सेल्फ स्टीलर, द वर्ड इज defining or reflecting his meaning, its meaning. The self stealer means कि if you have written some content or made some content or published some research papers, and you have taken your previous work in your present work, then this type of plagiarism ये वहां पे अप्लाई होता है। आपका अपना ही वर्क जो आप पहले प्रेजेंट कर चुके हैं, पब्लिश कर चुके हैं, और उसको आप प्रीवियस वर्क को प्रेजेंट वर्क में साइट नहीं कर रहे हैं, तो वो सेल्फ स्टीलर कैटेगरी में आता है। अब हम देखते हैं सोर्सेस साइटेड बट स्टिल प्लैगराइज्ड। द फॉरगॉटन फुटनोट, पहले आप देखते थे कि रिसर्चर मेंशन some footnotes in bottom of the pages in our research work, but in this era, but in this time we do not, हम नहीं करते हैं। और पहले करते थे, अभी नहीं करते हैं। तो हम कर तो रहे हैं, फुटनोट हमने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इस टाइप के फुटनोट है जहाँ पे कोई प्रॉपर हमारी इंफॉर्मेशन नहीं है, द मिस इन्फॉर्मर। अक्सर आप देखते थे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई डेफिनिशन हम रिकॉल नहीं कर पाते।
healthy mind live in healthy body. This definition belong with Aristotle. But we are not recalling in the time of writing. Then we cite by, we write there this definition belong with Dr. Pramod Kumar Gupta. So this is misinformer. हम अक्सर ये चाइल्डहुड में करते थे कि कोई इंफॉर्मेशन या डेफिनेशन का राइटर हमें रिकॉल नहीं होता था तो हम उसकी जगह कुछ भी लिख देते थे। हमने एक चौपाई लिखी और उसमें हमने नीचे लिख दिया चेतन भगत, ईश्वरंश जीवन अविनाशी, चेतन अमल सहज शुक्रासी, और उसके नीचे हमने लिख दिया बाय चेतन भगत। तो ये इस टाइप का प्लेगरिज्म है। द टू परफेक्ट पैराफ्रेज, जहां पर हम भावार्थ चेंज करके किसी दूसरे का कंटेंट लेते हैं और उसको मेंशन कर देते हैं अपने वर्क में। वी डू पैराफ्रेजिंग एंड टेक इन आवर वर्क, देन वहां पर ये टाइप अप्लाई होता है। द रिसोर्सफुल साइटर, हम यहाँ भी ये जो तरीका है, यहाँ भी हम रिसोर्स तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो रिसोर्स हमको हमारे ओरिजिनल कंटेंट तक ले नहीं जा रहा है। हमने ऐसा साइटेशन किया है कि अगर इफ एनीबॉडी विल सीक और सर्च द ओरिजिनल वेबसाइट और सोर्स, देन दे विल नॉट सर्च, वो नहीं कर पाएंगे। हमने इस टाइप का साइटेशन किया, द परफेक्ट क्राइम। और कभी कभार तो हम ऐसा भी करते हैं कि मैटर हम किसी दूसरे का लेते हैं और उसको अपने ही नाम से हम साइट कर देते हैं, वहां उद्धृत कर देते हैं। तो दिस इज परफेक्ट क्राइम टाइप ऑफ प्लेगरिज्म, और दोज क्लासिफिकेशंस as taken by staticspringer.com. Types of plagiarism definition. Actually, there are many types of, many names of plagiarism. You are looking clearly कि हम यहाँ पर ढेर सारे टाइप्स देख रहे हैं, चीजें लगभग वही हैं। If you will concentrate in a white paper of Turnitin, तो जो उन्होंने 10 टाइप्स दिए हैं ऑलरेडी, दोज आर परफेक्ट। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास ढेर सारे नेम्स हमें मिलते हैं, जैसे ग्लोबल प्लेगरिज्म। और इन दिस टाइप ऑफ प्लेगरिज्म होता क्या था कि कोई रिसर्च पेपर, एनी रिसर्च पेपर हैव प्रेजेंटेड इन केन्या और नामीबिया और अफ्रीका, and we have taken some content from those research paper or research work in our work, and we think कि who will catch, कोई हमें कैसे पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा, किसी को पता कैसे चलेगा। ये वर्क तो नामीबिया में हुआ था, ये वर्क तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये वर्क तो इंग्लैंड में हुआ था। तो इसीलिए इस टाइप की जो प्रॉब्लम है प्लेगरिज्म का, ये जो विश्वव्यापी या ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्लेगरिज्म, स्टीलिंग, तो इस टाइप को हम ग्लोबल प्लेगरिज्म के नाम से जानते हैं। पैराफ्रेजिंग वी कैन सी प्रीवियसली, हम देख चुके हैं कि यदि हम भावार्थ चेंज करके यूज करते हैं किसी दूसरे का रिसर्च वर्क, तो वो पैराफ्रेजिंग में आता है। सेम इसी टाइप से वर्बाटिम, मोज़ैक, सेल्फ प्लेगरिज्म एंड इनकरेक्ट साइटेशन, ये scribble.com ने टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म प्रेजेंट किया है। Another common names of plagiarism: word switch plagiarism, metaphor plagiarism, idea plagiarism. यहाँ मैं आपको I would like to say about reasoning style and organizational plagiarism.
if your institution has a unique style, आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई यूनिक स्टाइल रखता है, वो यूनिक स्टाइल एडमिशन का भी, मे बी इन एडमिशन, मे बी इन प्लेसमेंट, मे बी इन लर्निंग, मे बी इन टीचिंग, कुछ भी ऐसा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेंट किया है और उसका कॉपीराइट उसके पास है, if they have some copyrights related to fixed procedure or system, और कोई दूसरा another use this procedure and claim for this copyright, then वहां पर ये टाइप अप्लाई होता है। और डेटा प्लेगरिज्म भी इस समय प्रचलन में है। डेटा प्लेगरिज्म मीन्स इफ यू टेक another data in your research work, then we can call this type of plagiarism data plagiarism. Plagiarism, a plague by Tripathi R and Kumar S, 7th International Caliber, 2009, Pondicherry University, Puducherry. Those common names I have taken from this paper, this research paper. So I am mentioning here those names and research work. Mosaic, मोजाइक जो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से, who knows building construction, who knows mosaic, what is mosaic? हम फर्श बनाने में मोजाइक का यूज करते थे और वो रंग बिरंगे कलर्ड स्टोन होते थे, वो मोजाइक कहलाता था। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जब भी हम दूसरों का थोड़ा वर्क ले आते हैं अपने काम में, तो वो ये कह रहे हैं मोजाइक प्लेगरिज्म। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म, अक्सर यू मेक सम सॉन्ग, यू मेक सम आइडियाज, सम थ्योरीज, और वो थ्योरी बेसिकली होती हैं दूसरों की। आप बनाते हो और आपको लगता है आपने बनाई है, लेकिन ये those were in your subconscious mind. एक्चुअली वो किसी दूसरे की थी और आपको याद नहीं था और आपने उसको अपने नेम से मेंशन कर दिया। You presented another works in your work, और you claimed, आपने क्लेम कर दिया कि ये मैंने लिखा, मैंने बनाया, मैंने किया। आपको ठीक से याद नहीं है, और अगर आप इसके लिए अपोलोजाइज करते हैं, तो ये जो कैटेगरी है लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। बाइंग असाइनमेंट, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि अगर आप कोई भी असाइनमेंट मार्केट से लेके आ रहे हैं, किसी दूसरे से बनवा के ला रहे हैं, तो दिस इज बाइंग असाइनमेंट। इनएक्यूरेट ऑथरशिप, ये भी क्लियर ही है कि दूसरा कोई ऑथर है और आपने इसको अपने नाम से प्रेजेंट किया है, तो this is inaccurate authorship. I have taken from www.scanmyeasy.com. We should talk about some plagiarism softwares. We have many types of plagiarism softwares. Basically, we can divide two types of anti-plagiarism software, one paid and another free. तो Turnitin is most important and most smart anti-plagiarism software, और इंडिया में सबसे पहले टर्निटिन का ही इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। आईआईटीज में और साइंस इंस्टीट्यूशंस में टर्निटिन को ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, और उसके बाद धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने
इन्फ्लीबीनेट के नाम से एक सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन गांधीनगर में स्थापित किया, where we have a depository for PhD research work called Shodh Ganga, this project called Shodh Ganga, और इन्फ्लीबीनेट उरकुंड का उन्होंने ये सिस्टम हायर किया हुआ है, और वो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, we have 931 universities in India, and they have done MOU with 650 universities. वो 650 विश्वविद्यालयों के साथ MOU कर चुके हैं, और जिनके साथ उनका MOU हो जाता है वो उनको उरकुंड प्लेगरिज्म का आईडी, डिटेक्शन का आईडी देते हैं। यूनिवर्सिटी अपने हाई ऑफिशियल्स और HODs को देता है। HODs डिपार्टमेंट में अपने रिसर्चर को भी दे सकता है। तो दोज आर पेड वर्जन, और यहाँ पर उरकुंड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पे किया है 5 ईयर के लिए। दे हैव पेड ऑलरेडी फॉर 5 years और 10 years, और पर्सनली हम इनको ये इंस्टीट्यूशनली इनको लिया जा सकता है, पर्सनली इनको नहीं। वी कैन नॉट बारो, वी कैन नॉट बाई, हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जैसे ग्रामरली, writecheck.com, plagscan.com, scanmyeasy.com, copyleaks.com, Viper, PlagScan, Unicheck, Authenticate, and Drillbit. I would like to say with you, I would like to share with you, here we are looking Drillbit. Drillbit is a Indian plagiarism software. इसके मेकर्स में इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का हाथ था। इंडियन मेधा ने इसमें अपनी मेधा का उपयोग किया था, और ये हमारा अपना सॉफ्टवेयर है ड्रिलबिट, बट इट इज पेड। और इन दोनों के अलावा ये बाकी हम जो 10 सॉफ्टवेयर्स देख रहे हैं, rest we can buy. We can buy Grammarly, we can buy writecheck.com, we can buy plagscan.com, and rest another softwares. और अब हम देखते हैं फ्री सॉफ्टवेयर्स। We have some free softwares like plagiarisma.net, like dustball.com, plagiarismdetect.com, plagium.com, small SEO tools, plagtracker.com, DupliChecker, PaperRater, QText, Plagiarism। मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि what is the difference between paid and unpaid? Why we will take a plagiarism software with हम कुछ पैसे खर्च करके हम क्यों पेड वर्जन लेंगे? तो there is a basic difference of detecting कि जो आप पेड वर्जन लेते हैं वहां आप पूरा थीसिस एक साथ भी कर सकते हैं, बट जो आप फ्री यूज कर रहे हैं, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर। plagiarisma.net और plagiarismdetect.com या plagium.com you can download from play store, but there is a limitation। वहां लिमिटेशन है कंटेंट का, कि आप वन टाइम you can check only 1000 words in free version। जैसे ग्रामरली है, तो ग्रामरली हैव both version, paid version and free version also। बट जो बिल्कुल फ्री है तो वहां हमारे पास कंटेंट के वर्ड्स की लिमिट है, और जो बड़े सॉफ्टवेयर हैं, पेड वर्जन है, वहां पर ये वर्ड्स लिमिट बढ़ जाता है। We have another software, शोध सिंधु, जिसका बीटा टेस्टिंग ऑलरेडी इन्फ्लीबीनेट कर रहा है।
this software as made by InfluviNet, and they are doing beta testing in all over India. और ये धीरे धीरे उसकी बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारे सामने एक मेन प्रॉब्लम ये था इन सारे सॉफ्टवेयर्स को लेके कि दोज ऑल आर नॉट compatible with our all regional languages. We have so many regional languages in India, and all anti-plagiarism softwares were not compatible within all regional languages. जैसे कॉपी लीक एक स्मॉल सॉफ्टवेयर है और पेड भी है और ये फ्री वर्जन भी है, और ये सबसे स्मार्ट सॉफ्टवेयर है रीजनल लैंग्वेजेस के मामले में, स्पेशली इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस के मामले में। इट कैन चेक मणिपुरी, इट कैन चेक उड़िया, इट कैन चेक बंगाली, इट कैन चेक मराठी, और स्पेशली ये मराठी कंटेंट से ही सिमिलरिटी खोज लेगा या डुप्लीकेसी चेक कर लेगा। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था टर्निटिन को लेकर भी और उर्कुंड को लेकर के भी। जो हिंदी फ्लुएंट लोग थे, जो हिंदी राइटिंग कर रहे थे, उनको लगता था कि इन इंटरनेट नो एनी कंटेंट अवेलेबल, उनके हिंदी वर्क से रिलेटेड कोई वर्क हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है, तो दे विल चेंज द लैंग्वेज, वो इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में चेंज करेंगे और इजीली कॉपी पेस्ट या जो भी पैराफ्रेजिंग जो भी उनको करना है इजीली कर लेंगे। और स्टार्टिंग में हमको ये प्रॉब्लम हो भी रही थी, तो उसी टाइम से InfluviNet has taken a initiation, and they made Shodh Sindhu, and in this time they are taking beta testing, and हम कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद में भी कि शायद हम टर्निटिन या उर्कुंड की जगह शोध सिंधु को ऑल ओवर इंडिया में इस्तेमाल कर रहे होंगे। There is a big question on the working of softwares. बेसिकली ये सॉफ्टवेयर्स करते क्या हैं, ये कैसे हमको कैच कर लेते हैं। हमने तो बड़ी मेहनत से ऐसा वर्क हमने खोजा जो किसी की नॉलेज में ही नहीं था, और हमने उससे कॉपी किया। तो यहाँ पर एक बिग क्वेश्चन है कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न कि दे कैच द सिमिलरिटी, उस मैटर से सिमिलरिटी चेक करते हैं जो मैटर ऑलरेडी इंटरनेट में पहले से अवेलेबल है। सेकेंड, दे चेक द डुप्लीसिटी। अगर आप फाइंड रिप्लेस करते हैं, अगर आप पैराफ्रेजिंग करते हैं, अगर आप रिमिक्स करते हैं, अगर आप हाइब्रिड करते हैं, मिक्स करते हैं, फिट टुगेदर करते हैं, तो ये उस डुप्लीसिटी को भी कैच करते हैं। एंड मैचिंग, ये डायरेक्टली मैच भी करते हैं, वर्ड टू वर्ड मैच भी करते हैं। फॉन्ट स्कैनिंग, ये फॉन्ट्स की स्कैनिंग करते हैं, उनका आर्किटेक्ट बनाते हैं, उनका पिक्चर बनाते हैं सॉरी, और उस फॉन्ट स्कैनिंग के थ्रू इंटरनेट में ये सर्च करते हैं। और इमेज भी स्कैन करके इनकी जो वर्किंग है इमेज स्कैनिंग के थ्रू भी होती है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट USP is artificial intelligence, where machine is taking own decisions on the fixation of plagiarism. मशीन अब मशीन लर्निंग से एनेबल है और धीरे धीरे स्लोली वो अपना इंटेलिजेंस भी खर्च कर रहा है ये चेक करने में। आप कितनी भी होशियारी से काम कीजिए, आप पैराफ्रेजिंग कीजिए, आप फाइंड रिप्लेस कीजिए, आप फिट टुगेदर कीजिए, आप इवन
दूसरे कंट्रीज के वर्क को अपने वर्क में ले लीजिए, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। इवन वो भावार्थ को भी पकड़ने की कोशिश करता है। और मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्ट भी करते हैं वर्ड्स का, उसके थ्रू भी ये कैच करने की कोशिश करते हैं। एक मेन डायरेक्ट प्रोसीजर भी है कि अगर ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे दिमाग में कि जो भी चेक करे अपना कंटेंट, if anyone is checking the plagiarism in his work, then easily plagiarism software should create a database और उसको एक डेटाबेस क्रिएट कर देना चाहिए एंड इन सभी को सारे डेटाबेसेस से शेयर करना चाहिए। किसी ने एल्सवेयर में किया, किसी ने टर्निटिन में किया, किसी ने उरकुंड में किया, और अगर ये सारे प्लेगरिज्म डेटाबेसेस अपना डेटाबेस एक दूसरे से शेयर कर रहे हो तो शायद बहुत काम इजी हो जाए। लेकिन परहैप्स देयर आर सम राइवल problems, there are same business, so they are not using this type of, और अगर वो चाहें तो डेटाबेस कंटेंट साइज के थ्रू अगर एक डेटाबेस बना लिया जाए तो इस पे भी वर्किंग वो कर सकते हैं। लैंग्वेज कवर्ड, अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी ये सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। एंड अब हम आते हैं, हम अपने एक्ट पर आते हैं। दिस एक्ट which has presented by Indian central government for PhD research scholars। इस एक्ट को स्पेशली हमारी केंद्रीय सरकार ने, MHRD ने, UGC ने इसको प्रेजेंट किया है और उन्होंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस में डिफाइन की हैं। ये आपको जरूर देखनी चाहिए in this act। After this program, I will send those act in your WhatsApp group where you can see smoothly। UGC promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher educational institutions regulations 2018, New Delhi, the 23rd July 2018। You should learn about academic integrity, what is author, who is author, what is information, what is plagiarism। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको इन सभी टर्म्स की डेफिनेशंस दी हुई हैं। ऑब्जेक्टिव्स, we are looking 3 objectives। First objective, to create awareness about responsible conduct of research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity and prevention of misconduct including plagiarism in academic writing among student, faculty, researcher and staff। In India, many guys are taking so many PhD degrees in every year, but we are not theorizing anything। हम कुछ भी theorize नहीं कर पा रहे हैं, जबकि प्रतिवर्ष हमारे यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग शोध करके PhD डिग्री ले लेते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट का ध्यान इस पर गया कि एक लार्ज स्केल पे ये एक बिजनेस हो गया है। लोग दूसरों की हेल्प ले रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट करके वो अपने रिसर्च वर्क कर रहे हैं और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, कि इंटरनेशनल लेवल पर they are rejecting, they are denying our research work। They are not giving any credit for our research work। वो हमारी किसी चीज को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। उनके पास प्रूफ है, वो ऑलरेडी प्रूफ हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं कि इस पे वर्क हो चुका है,
और ये आपके रिसर्चर ने यहाँ से चोरी किया है, तो हम कुछ भी थ्योराइज कर ही नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट इस एक्ट को लेके आई और अवेयरनेस के लिए कि सारा रिसर्चर जो कम्युनिटी है, सारा जो एकेडमिक कम्युनिटी है, वो अवेयर हो जाए और रिसर्च, थीसिस, डिसर्टेशन और जो भी रिसर्च से जुड़ा हुआ वर्क है, उन सभी में इसको फॉलो करे और जेन्युइन वर्क को प्रमोट करे। To establish institutional mechanism through education and training to facilitate responsible conduct of research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity, and deterrence from plagiarism. I have said before with you there is an institution we called INFLI-BNet at Gujarat, Gandhigram, Gujarat. INFLI-BNet एक सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है. They are providing the Urkund plagiarism detection facility for all Indian universities, and they are organizing some training programs on plagiarism. वो जिस यूनिवर्सिटी के साथ MOU करते हैं, वो उस यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं और अगर कोई डायरेक्टली भी उनको अप्रोच करना चाहे तो इन एवरी ईयर दे ऑर्गेनाइज all the programs related to plagiarism, software 2.0, 3.0, 4.0 means हिंदुस्तान में जितना भी नवाचार है, जितना भी अपडेटेशन है, वो इंस्टीट्यूशन उसकी ट्रेनिंग सारे एकेडमिक वर्ल्ड को विदाउट बाइजनेस देता है. उनका एक सर्टेन फी है और टाइम टू टाइम दे पब्लिश देयर ब्रोशर्स रिलेटेड टू देयर प्रोग्राम्स. आप वहां देख सकते हैं. तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूं कि इस एक्ट को लाने के लिए 3 ऑब्जेक्टिव्स थे. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि एकेडमिक इंटीग्रिटी के लिए अवेयरनेस लाई जाए और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव था कि वी शुड एस्टैब्लिश ए institutional mechanism. If anyone will claim कि उसका जो plagiarized matter पकड़ा गया, HOD biased है, HOD is biased, so he charged the charge of plagiarism. HOD biased है और उसने जानबूझ के मेरे वर्क में ये plagiarism निकाल दिया. तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक मैकेनिज्म भी दिया है कि this mechanism should be in every institution, in every university. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो plagiarized matter के चार्ज में पकड़ा गया है, वो ऐसा कोई भी एलिगेशन नहीं दे सकता है. और वो मैकेनिज्म आप आगे चल के देखेंगे कि वो डिपार्टमेंट लेवल पे भी बनता है और फिर अलग-अलग डिपार्टमेंट से उठता हुआ वो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आता है. थर्ड ऑब्जेक्टिव था कि टू डेवलप सिस्टम्स टू डिटेक्ट प्लेगरिज्म एंड टू सेट अप मैकेनिज्म टू प्रिवेंट प्लेगरिज्म एंड पनिश ए स्टूडेंट, फैकल्टी, रिसर्चर और स्टाफ ऑफ HEI committing the act of plagiarism. First objective, to create awareness about plagiarism. Second objective, to establish institutional mechanism. And third objective, to develop systems. एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जो प्लेगरिज्म को डिटेक्ट भी करेगा. डिटेक्ट करने के बाद में हमारे वी हैव सम सर्टेन चार्ज, हमारे पास कुछ सर्टेन चार्ज हैं कि किस कैटेगरी में हम क्या पनिशमेंट देंगे. डोंट वरी, आई एम लुकिंग योर हैंड एंड आई विल गिव योर आंसर एट द लास्ट, at the end of program. So
प्लीज मुझे अपने ये पीपीटीज पूरे कर लेने दीजिए, अदरवाइज वापस आने में प्रॉब्लम होगी। 7th पॉइंट है वहां पर, सिमिलरिटी चेक्स फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम प्लेगरिज्म। द सिमिलरिटी चेक्स फॉर प्लेगरिज्म shall exclude the following: all quoted work reproduced with all necessary permission and attribution. ऐसा नहीं है कि they have not given some provisions for taken some content. ऐसा नहीं है कि बाहर से भी आपको मैटर लेने के लिए वहां कुछ प्रोविजंस नहीं किए गए हैं, और इसीलिए अभी आप आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि 10% उन्होंने छोड़ा हुआ है। 10% में आपका रिव्यू रिसर्चेज और आपकी डेफिनेशंस, दे आर कंसीडरिंग 10%, है ना। तो ये एरिया भी आपको, ये पॉइंट भी मैंने वहीं से लिया है, और आपको देखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या छूट दी हुई है कोटेड वर्क पे, रेफरेंसेस पे, बिब्लियोग्राफी पे, या जेनरिक टर्म्स पे। बहुत सी दफे इस टाइप की भी प्रॉब्लम आती हैं। मैनी रिसर्चर्स फेस if any terminology, specific terminology is belong with some specific subject, but anyone is claiming it is plagiarized. You use simply in your methodology, there is no significant difference between फला and फला। ये terminology quantitative research में you use generally और सभी इसको यूज करते हैं। दिस इज फिक्सिशियस प्रोसेस मेकिंग नल हाइपोथेसिस। ये एक बिल्कुल फिक्सिशियस प्रोसेस है, ये वर्डिंग ही फिक्स है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस फला फला। लेकिन अगर आपका प्लेगरिज्म चेक करने वाला, डिटेक्ट करने वाला व्यक्ति, इफ ही इज नॉट कंफर्टेबल, ही इज नॉट एक्सपर्ट इन प्लेगरिज्म डिटेक्शन, तो वो तो वहां पे वो दिखा देगा कि ये जो टर्म है इंटरनेट में मैनी टाइम्स बहुत से लोगों ने यूज किया है। तो ऐसी चीजों के लिए भी प्रोविजंस बनाए गए हैं कि अगर ऐसा कुछ मैटर है, सपोज दैट यू आर डूइंग योर पीएचडी इन लिटरेचर and you are taking some stories, some prose, some essays, another essays, you are doing comparison। अगर आप कोई कंपैरिजन कर रहे हैं दो साहित्यकारों के बीच में, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक बोथ वर्क्स इन योर रिसर्च वर्क। कुछ भी ऐसा है, सपोज दैट यू आर यू आर डूइंग कंपैरिजन बिटवीन टू प्लेयर्स। आप दो महान फुटबॉलर्स में यहाँ पर कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, तो दोनों की लाइफ हिस्ट्री से, या सपोज दैट कि उनके ऊपर कुछ पब्लिश्ड मैटर है वो आप ले रहे हो, तो एक सिंपल सा प्रोविजन है कि अगर आपका गाइड और आपका इंस्टीट्यूशन ये लिख कर देते हैं, इफ दे आर गिविंग द परमिशन फॉर यूज दिस कंटेंट इन योर वर्क and they are announcing कि this is not related to plagiarism, तो ये उस कमेटी को कंसीडर करना होता है। और अगर उर्कुंड वहां आपके मैटर को 20% शो भी कर रहा है, उर्कुंड रिपोर्ट इज सेइंग योर मैटर plagiarized, 20% plagiarized, but your head of department and your institution is announcing and taking responsibility, then you are free from this charge। तो आप वहां फ्री हैं। and there are some certain 4 levels of plagiarism, those are fixed by government। 0 level, if similarities up to 10%, minor similarities no penalty,
if in your work similarity is above 10% to 40%, then you have to revise your research work within 6 months. This is first level. This is first level of plagiarism. And second level, if in your work similarity is above 40% to 60%, then you have to revise your matter, your work within 1 year. And third level, if in in your work you have similarities above 60%, then your work will cancel by regulatory institution. Your work will cancel by यूनिवर्सिटी. वो आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर देंगे. और ये रिसर्च करते समय की ही बात नहीं है, ड्यूरिंग पीएचडी या डिपोजिटेशन की ही बात नहीं है. इवन वी हैव मैनी एग्जांपल्स दिस टाइप ऑफ, कि जो लोग अपनी जॉब कर रहे थे, इवन वाइस चांसलर्स तक वो प्लेगरिज्म के चार्ज की वजह से हटा दिए गए. उनको उस डेजिग्नेशन से डिवॉर कर दिया गया ड्यू प्लेगरिज्म. उन्होंने प्लेगराइज मैटर यूज किया अपने वर्क में, रिसर्च पेपर्स में, थीसिस में, एंड एनीवन कंप्लेन्ड अबाउट देम and government checked and got they are guilty. So वो पनिश किए गए, उनको उनके जॉब से हटा दिया गया और 2% इंटरेस्ट के साथ उन्होंने जो भी सैलरीज दे हैड अर्न, सो उनको वापस करना पड़ा. तो हम सभी को we should aware about 4 levels of plagiarism, and we should aware कि only हम 0 लेवल पे हमको काम करना है. and 0 level is 0 level have only similarities up to 10%. Minor similarities, no penalty. You are looking only level 0 has no penalty. Otherwise, other 3 levels are have penalties or punishment. Detection, reporting, handling. This 9th point I have taken from Act. You can see there. Detection, reporting, handling of plagiarism. If any member of the academic community suspects with appropriate proof that a case of plagiarism has happened in any document, he or she shall report it to the Departmental Academic Integrity Panel. I was telling you before, मैं इसी के बारे में बता रहा था कि ये मैकेनिज्म डिपार्टमेंट को बनाना होता है और इस सेल का नाम है एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल. Upon receipt of such a complaint or allegation, the DAIP shall investigate the matter and submit its recommendations to the Institutional Academic Integrity Panel. और DAIP जाएगा IAIP के पास. If any institution have many departments, then every department will make DAIP and institution will make IAIP. अलग अलग डिपार्टमेंट में DAIP बनेगा और पूरे इंस्टीट्यूशन का एक IAIP बनेगा. और सेम इसी पैटर्न पर यूनिवर्सिटी में भी एक पैनल बनाया जाएगा, हायर एजुकेशनल पैनल बनेगा वहां पर, और वो सारे इंस्टीट्यूशंस के मैटर को ऑब्जर्व करेगा. ये मैकेनिज्म है.
इसके बाद एक और भी एक्ट गवर्नमेंट लेके आई, एंड दे हैव done compulsory those act in PhD coursework. उन्होंने 2 क्रेडिट कंपलसरी किए हैं पीएचडी कोर्स वर्क में, और वहां पे ये 3 वर्ड्स बेसिकली बहुत अच्छे से दिखते हैं, जिनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है: क्लास फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेगरिज्म इन रिसर्च वर्क। और यहाँ पर मैं कल आपको ये बताने वाला हूँ, इससे जो रिलेटेड मैटर है कि एक रिसर्चर को हाउ वो किस तरह से ध्यान रख सकता है, क्या-क्या हमें कैसे भी कहाँ अवेयर रहना है इन राइटिंग ऑफ फर्स्ट चैप्टर, कैसे हम फर्स्ट चैप्टर में ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम वी कैन अवॉइड प्लेगरिज्म इन सेकंड चैप्टर, हाउ वी कैन अवॉइड in third chapter, how we can avoid in fourth and fifth. Generally, you know very well कि in introduction you write definitions, keywords related to your statement of the problem. आप सभी जानते हैं कि इंट्रोडक्शन चैप्टर में आप अपना बहुत सा ऐसा वर्क है जो आप अनदर वर्क से लेके आते हैं। वहां डेफिनेशंस हैं, कीवर्ड्स हैं, थ्योरीज हैं, अप्रोचेस हैं। देयर इज नॉट योर ओरिजिनल वर्क। आपको रिलेट करने के लिए फर्स्ट चैप्टर में बाहर से लेके आ रहे हो, और दिस इज नॉट स्टीलिंग, चोरी भी नहीं है, कोई प्लंडरिंग भी नहीं है, ये तो आप दूसरों का लेके आ रहे हो और आप उसको साइड भी कर रहे हो, जस्ट को रिलेट करने के लिए। लेकिन वहां भी हमारे पास जब 10% ओनली है, तो उस 10% की कैटेगरी में भी हमको नहीं आना है। और कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे हाउ वी कैन टेक सम प्रिकॉशंस इन राइटिंग to first chapter, in writing second chapter, in writing third chapter. अब जैसे सेकेंड चैप्टर में you will take all the reviews approx within शोध गंगा, आप वहीं से लोगे या लेते हो, या वी कैन टेक फ्रॉम एरिक, जहां कहीं से भी लोगे वो किसी ना किसी डेटाबेस में अवेलेबल है, वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व है, कंजर्व है, सेव है, वो रिव्यू रिसर्चेज ऑलरेडी किसी डेटाबेस का पार्ट है। एंड देयर आर सम मेन प्रॉब्लम्स कि यू विल राइट the review researches in fictitious pattern. You will mention the research work, then author, then year, then objective, then hypothesis, then conclusions. This is a fixed style of writing of review researches, review literature. और जब सभी इस तरह से लिख रहे हैं, you cannot change the researcher name, you cannot change the researcher work, you cannot change research objectives, तब आपको क्या करना चाहिए? आप किसी दूसरे का वर्क नहीं चेंज कर सकते, नाम नहीं चेंज कर सकते, उसके निष्कर्ष नहीं चेंज कर सकते। एज इट इज आपको वहां पर वैसे ही देना है। तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आप सेकंड चैप्टर में प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं, ये मैं आपको इसके बारे में कल बताऊंगा। और कल मैं आपको प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर यूज करके भी दिखाऊंगा। मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक चैप्टर आप ही के सामने मैं उसको सॉफ्टवेयर में डिपॉजिट करूं और रिपोर्ट डाउनलोड करूं और आपको मैं डिस्कस करूं। There are some famous plagiarism cases in India. In
1992 IIM Ahmedabad, 2002 Kumaun University, Pune, and IGCAR, Kharagpur, Indore. There are some famous plagiarism issues in India. And I'm talking. I want to tell you the working of Urkund or about to उरकुंड उरकुंड के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जैसे कि उरकुंड what is the style of what is the working style of Urkund? Basically it use text match it is a text matching tool. ये जनरली टेक्स्ट मैच करता है और यही रीजन है कि you get 40% plagiarized matter in Turnitin, but you get only 10% or 5% in Urkund. क्योंकि उरकुंड एक सीधा साधा और बहुत ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है. ये जस्ट इफ यू हैव स्टोर मतलब आपने अगर सीधा सीधा ही कहीं से कट कॉपी पेस्ट किया है तो ये जनरली पकड़ लेगा. अदरवाइज ये आपको पैराफ्रेजिंग के थोड़े से अपॉर्चुनिटीज देता है. श्वेता कांबले इज रेजिंग हैंड. 1 मिनट मैं आ ही जाता हूँ. Yes, please write your question in chat box. सर एक स्टूडेंट ने शायद हैंड रेस किया हुआ है. हाँ, मैं इसीलिए वापस आया. मैं उरकुंड के बारे में बताना चाह रहा था. जी जी. मुझे लगा कि ये लोग कंटिन्यूअस सुनते सुनते कुछ बोर सा हो रहे होंगे. मैंने कहा क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं. एक जयदीप कदम करके लड़का है, उसने अपना हाथ ऊपर किया हुआ है, और श्वेता जो लड़की थी उसने अपना हाथ ऊपर किया हुआ है. तो they can टाइप इन चैट बॉक्स. questions at chat box. जैसे राजेश कुमार लिखते हैं, यस सर, synopsis also be checked for plagiarism. There is no any provision by government. ऐसा कोई प्रोविजन गवर्नमेंट के द्वारा अभी इस टाइम नहीं. There is no provision to check synopsis. कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि synopsis को भी plagiarism में आपको चेक करना पड़ेगा. मैं आपको ये कह रहा था कि देयर शुड बी, होना चाहिए. क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से ही वी विल टेक अवेयर तो हम थीसिस राइटिंग मोड में और डिपॉजिटेशन मोड में भी हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा. और स्टार्टिंग में हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते हैं, इवन राइटिंग मोड में भी नहीं होते हैं. जस्ट जब डिपॉजिट करने जाते हैं तभी हमें ये टर्मिनोलॉजी बताई जाती है. थैंक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि अभी कोर्स वर्क में इट हैज इंक्लूडेड. ये सभी को इट इज कंपल्सरी है. और कोई क्वेश्चंस नहीं है सर चैट बॉक्स में. हाँ, नहीं देख पा रहा हूँ मैं. और बेसिकली आज तो ये इंफॉर्मेटिव सेशन ही था. जी सर. क्वेश्चंस इनके रेज होंगे जब मैं कल फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर पे बात करूंगा या इनको करके दिखाऊंगा. जी. तो इन माय ओपिनियन मेरे पास 2 या 3 1 मिनट. कैन वी यूज अवर सेल्फ particular definition in research? Will it authentic?
मतलब खुद का डेफिनेशन बना सकते हैं क्या, इनका ऐसा मानना है, पूछना आप है। अपनी एक लॉजिकल बात कहिए, और वो लॉजिकल बात अगर आपसे पहले किसी दूसरे ने प्रेजेंट नहीं की है तो आप अपनी बात अपना भी लिख लीजिए। और जरूरी नहीं है कि अकॉर्डिंग टू नीलेश यादव ही लिखा जाए। कभी कभार हम ये भी कहते हैं कि इन माय ओन वर्ड्स, मेरे शब्दों में, या रिसर्चर ये कहना चाहता है, हम ऐसे भी तो लिखते हैं। हम जनरली वी कोट द डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू बाई फला फला। और अगर आप अपनी डेफिनेशन देना चाहते हैं, और अगर आप ये कंफर्म है कि इसके पहले ये किसी ने नहीं दिया है, तो आप उसको लिख सकते हैं। बेसिकली रिसर्च आपसे जेन्युइन वर्क की ही डिमांड करता है। रिसर्च ऑलवेज डिमांड जेन्युइन वर्क। वो तो चाहता ही है, वो सारे चैप्टर्स में ही चाहता है कि आप जेन्युइन वर्क करो। कुछ भी आप कहीं से भी कुछ मत लो। और अगर आप इतने लॉजिकल हैं और आप इतना वर्क कर रहे हैं तो दे सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, थैंक यू कह रहा है। अच्छा, ओके। तो मैं जस्ट वो पीपीटी एक बार और देख लेता हूँ। कुछ 2 पीपीटी ही हैं, और मैं इनका पेशेंस मैं समझ रहा हूँ। एक ऐसा सब्जेक्ट जो अभी इनको काम आने वाला नहीं है, जो आगे चल के काम आएगा। नहीं, ये अभी भी इनको काम आएगा सर। काम करते वक्त, रिसर्च प्रपोजल या डेजर्टेशन करते वक्त कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो प्लेगरिज्म में ना आए? मैडम, माय पीपीटी इज विजिबल? हाँ जी। माय पीपीटी इज नहीं सर, नहीं सर। ओके। अगेन अब शेयर हो रही है। ओके। तो we were talking about Urkund वर्किंग स्टाइल। ये टेक्स्ट मैचिंग टूल है। ये कंपेयर करता है आपके मैटर को पहले से इंटरनेट में अवेलेबल मैटर के साथ में। इट शोज सिमिलरिटीज, टेक्सचुअल सिमिलरिटी एंड सब्जेक्ट सिमिलरिटी, sources from the wider internet, academically published material and previously submitted student documents, paraphrasing and synonyms. It can check easily. और यहाँ here some supported file formats there are: doc, docs, xlx, excel, ppt, pptx, etc. Those information I have taken from urkund.com, and बाय। जस्ट लाइक टर्निटिन भी इसी तरह से काम करता है। मेरा ना 4% ही बैटरी रह गया है। चार्जर है सर आपके पास? और टर्निटिन को थैंक यू 1998 बोल दूं? में फाउंडेड किया गया था। 2000 में इसको पब्लिकली कर दिया गया, और 2002 में ये सर्विसेज देने लगे। और 2007 में they have collaborated, they have done partnership with some institutions, or in this time they have 30 million students, 15,000 institutes, 150 countries. इतना इनका सब्सक्राइबर है। 2010 में they have started originality checking, online grading. They are doing online grading also, and peer review, and they are giving revision assistant also. They are checking similarity
और मीनिंगफुल फीडबैक, स्टैंडर्डाइज्ड ग्रेडिंग प्रैक्टिसेस, ये सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट्स हैं इनके। और दिस इंफॉर्मेशन आई हैव टेकन फ्रॉम turnitin.com। और मैंने आपको बताया था कि there are 2 credits which are compulsory for all researchers, और वहाँ पे आपको ये 2 चीजें जरूर पढ़नी चाहिए जो बार बार मेंशन कर रहे हैं अपने एक्ट में। RPE2, falsification, fabrication and plagiarism, the 3 words they are giving continuously, 3 words: falsification, fabrication and plagiarism. And another one is publication misconduct। तो ये मैं आपको दोनों एक्ट अवेलेबल है और आई विल सेंड यू in your group, and if you have some questions related to plagiarism, you can raise here. Okay. ओके सर, कोई क्वेश्चंस तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। नो प्रॉब्लम। अगर कल So- भी क्वेश्चन करेंगे जी सर। तो मैं उनका So on behalf of all the participants and the faculty members of the institution, I thank you for your valuable guidance for today. Thank you very much, very, sir. very thanks to you. Okay. So tomorrow we will meet at the same time. Okay. Thank you. Thank you, sir.